होता हुआ नहीं देख सकते, एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस हिस्से में, इस क्वांटम मैकेनिक्स में इसको समझने के लिए इसके न्यूमेरिकल्स ज़रूर लगाने पड़ेंगे, एंड इट विल टेक टाइम बिकॉज वी हैव टू डेवलप सम रियल मसल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल्स। बट एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम हैं, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं और उस तरह की सिचुएशंस आ रही होंगी। तो कुछ हमारे प्यारे जो बच्चे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक थोड़ा सा स्पीड अप कर दें इसको, ताकि हमारे मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम तक हम कुछ और अच्छे से चीज़ों को कर ले जा पाएँ। तो ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी बात है। तो इसको हम 2 सेक्शन में करते हैं। हेलो, सो बच्चों, अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पिछली बार जो बात की थी, इससे पहले के जो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की है, जस्ट उसको एक समराइज़ कर देते हैं और समराइज़ करने के बाद फिर हम अपने अगले पोर्शन पे जाते हैं, जो कि हमारा अगला पोर्शन होगा श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए क्या था, हुआ ये था कि बात शुरू हुई थी डी ब्रॉगली से। डी ब्रॉगली ने कहा कि हर मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ, खासतौर पर माइक्रोस्कोपिक जब लेवल पे होता है, तो उसके साथ एक वेव नेचर जुड़ा होता है और उस वेव नेचर को हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको कि नाम दिया गया वेव फंक्शन। उसका ये सिंबल था वेव फंक्शन। अब ये जो वेव फंक्शन था ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, मान लो एक्स पे हमने ले लिया, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सवाल आया कि भाई ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन हमें क्या बताता है? ये वेव फंक्शन हमें, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि डेंसिटी, तो डेंसिटी से हम मास, यूनिट वॉल्यूम में मास, इसकी बात सोचते हैं। हम कहते हैं कि वेलोसिटी, तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में हम जान जाते हैं। तो हमारे लिए वेलोसिटी एक फंक्शन है, या वेलोसिटी के बारे में हमारे पास एक आइडिया है, हमारे पास फोर्स के बारे में एक आइडिया है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स होते हैं उनके बारे में आइडिया है। बट इसके बारे में आइडिया नहीं था कि ये वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस बात को सोचना शुरू किया गया तो एक बहुत ही गहरी बात यहाँ पर समझ में आई लोगों को, कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो बिहेवियर होता है सिस्टम का, जिसको कि हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं या क्वांटम सिस्टम कहते हैं, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक है। अब ये क्या 2 वर्ड्स हैं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि हम हर चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेंथ की बात करें, तो अगर मैंने ये लाइन खींची तो डिटर्मिनिस्टिक व्यू ये कहता है कि अगर आपके पास एक अच्छा टूल है, अच्छी स्केल वगैरह है, तो आप इसकी लेंथ को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हो, और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, 2nd प्लेस तक, 3rd प्लेस तक आप इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो इसका कारण ये है क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा टूल नहीं है। बट इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच जो होती है वो उसकी थोड़ा दूसरी तरफ से बात करती है, जो कहते हैं कि नेचर का जो बिहेवियर है और क्वांटम लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। मतलब आप अगर किसी समय, जैसे मान लो अगर आप सोचो कि एक बॉक्स है, सपोज एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, और पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, अलग अलग हिस्सों में वो घूमता रहेगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि इस पर्टिकुलर हिस्से में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 10% है, इस हिस्से में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 20% है, इस हिस्से में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 30% है, यहाँ 5% है, यहाँ 25% है, और इस तरह से हम 100% यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब तक हमने इस बॉक्स को खोल के नहीं देखा, जब तक हमने अपना मेजरमेंट करना नहीं शुरू किया, हमारे लिए पार्टिकल यहाँ भी उसकी संभावना थी, यहाँ भी संभावना थी, यहाँ हर तरफ उसकी संभावना थी। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करो, तो अगर मैं इसको 0 कहूँ कहीं से, अगर हम कहें तो 10 मतलब ये है, 20 मतलब ये है, 30 मतलब ये है, 5 मतलब ये हो जाएगा, 25 मतलब ये हो जाएगा, इस तरह से। तो आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी एक तरह से बिहेवियर शो करे, वेवी जैसा बिहेवियर शो कर रही है, मतलब बदल रही है, कभी कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो हमने ये पाया कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का एक जो ये वेरिएबल नेचर है, एक वेव जैसा नेचर है, और इसको बताने वाला ये है फंक्शन। तो जो वेव फंक्शन निकल के आया, ये बॉर्न ने बताया, जो हमने पिछली बार बात की थी, बॉर्न ने बताया कि जो वेव फंक्शन है एक्चुअल में ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है।
ये पार्टिकल कहाँ है, कैसे है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप सोचो कि एक एग्जाम्पल सोचो, जैसे मान लो कि आप अपने आप को, मान लो कोई लड़का है, आपका दोस्त है रवि, सपोज आपका एक दोस्त है रवि, वो एक घर में रहता है, उसका बड़ा सा घर है, इसमें कई कमरे हैं और आप उसके यहाँ आते जाते रहते हो। अब आपको रवि के बारे में कुछ चीज़ें मालूम है। रवि को क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, बेहद वो क्रिकेट का पसंदीदा उसका खेल है, कुछ भी हो जाए वो क्रिकेट देखना नहीं छोड़ते। और इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, मान लो वर्ल्ड कप 222 चल रहा है, अभी जो बीता है वैसा कुछ था, और एक बहुत ही क्रूशियल मैच चल रहा है। चलो हम मान लें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, ऐसा कुछ बहुत ही मैच और फाइनल ऐसा कुछ है, सोचो जितना इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं। और आप इस कमरे, जो इसका घर है, इस घर में 2 3 4 कमरे हैं। कमरा नंबर 3 में उसके पास एक बहुत अच्छी सी, बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म की टीवी है, जिसके सामने बहुत कंफर्टेबल सोफ़ा रहता है। तो अब हम जब इन सारी चीज़ों को मिला के देखेंगे तो हम आपसे कहेंगे, बताओ भाई, जब आप घर जाओगे अपने फ्रेंड के, तो आपका फ्रेंड कहाँ होगा? बिकॉज क्रिकेट पसंद है, वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, उसके कमरा नंबर 3 में एक टीवी है, उसके पास बहुत अच्छा सोफ़ा है, तो हम कहेंगे कि रूम नंबर 3 में होगा, टीवी देख रहा होगा, मैच चल रहा है। तो ये हमने इसलिए कहा क्योंकि हम अपने फ्रेंड के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और उस समय सिचुएशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन द मोमेंट आप उसके घर पहुंचोगे तो क्या आप 100% श्योरिटी से कह सकते हो कि वो यहीं ही होगा? हाँ, आप कहोगे नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, मे बी जिस समय मैं पहुंचा हो सकता है कि लाइट चली गई हो, इन्वर्टर ना चल रहा हो, ऐसा कुछ सोचो, या कुछ ऐसा हो गया हो कि ये सारा गेम पलट गया हो, इंडिया बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गई हो खेल के, इतना निराश हो गया हो ये व्यक्ति कि यहाँ खड़ा होकर के चुपचाप, जैसे गुमसुम हो जाते हैं लोग इस तरह के, अक्सर इस तरह की सिचुएशंस में। तो यानी कि आप जब घर से चले थे तो आपको लगा था कि 99% वो रूम नंबर 3 में ही होगा, लेकिन जब आप पहुंचे तो देखा कि वो यही खड़ा, यानी कि 100% उसकी मिलने की संभावना यही हो गई। मान लो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते, हो सकता है उस समय वो पानी पीने के लिए उठा हो जब आप पहुंचे, हो सकता है वॉशरूम गया हो जब आप पहुंचे, तो 90% तो चांस यहाँ है। 2% है कि वो बाहर होगा, ठीक है, 5% है कि वो पानी पीने उठा होगा, 5% है कि वॉशरूम होगा। सो आपने देखा ये कि प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे करो 2, 5, 90, 5 इस तरह से, तो आपने प्रोबेबिलिटी का एक उसके चारों रूम में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। लेकिन द मोमेंट आप जब यहाँ पहुँचे तभी आप जान पाए कि वो उस समय, जिस समय आप पहुँचे, वो कहाँ था। तो वो यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, और जहाँ पे था वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे आप 100 वर्ड जोड़ दोगे। जैसे आपने देखा यहाँ अभी तो अंदाजे लगा रहे हो, 10% यहाँ, 20% यहाँ, लेकिन जैसे बॉक्स खोल के देखा तो देखा कि पार्टिकल यहाँ है। अब अगर पार्टिकल यहाँ है, इसका मतलब 100% आप उसको साक्षात देख पा रहे हो। तो इस तरह से मैक्स बॉर्न ने वेव फंक्शन के बारे में बताना शुरू किया कि हम वेव फंक्शन से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, किसी खास टाइम पर अगर आप देख रहे हो उस पोजीशन पर, तो वो उस पोजीशन पर उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब इस चीज़ को देखा गया तो इस वेव फंक्शन की कॉन्सेप्ट को देखते हुए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन प्रपोज की, जिसको कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। हम 2 तरह श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं। एक, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन में टाइम का रोल देखेंगे, दूसरा जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे कि उसमें टाइम का रोल ना हो। तो अगर टाइम का रोल नहीं है तो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगी, टाइम का रोल होगा तो टाइम डिपेंडेंट होगी, और चूंकि ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन होगी, इसीलिए हम नाम देंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारा मतलब होने वाला है श्रोडिंगर के द्वारा प्रपोज की गई इक्वेशन, जिसकी सहायता से हम इस मैटर वेव, इस मटेरियल के साथ जुड़ी हुई वेव की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और आप खुद ही सोच सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाली है आने वाले समय में। जब श्रोडिंगर इक्वेशन 1926 में इसको डेवलप किया था और प्रपोज किया था, आफ्टर दैट आप कह सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़े बदलाव आ गए। इवन
1926 श्रोडिंगर इक्वेशन के डेवलप होने के बाद की जो मैकेनिक्स है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और उससे पहले वाले को ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, जिसमें कि पाउली प्रिंसिपल था, बोहर मॉडल था, आइंस्टीन का फोटोन हाइपोथेसिस था। तो 1926 एक तरह से वो वर्ष है जिसके आगे फिर मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है। हाल ही इसी वर्ष जो हमारे नोबेल पुरस्कार बांटे गए हैं फिजिक्स में, उसमें जो फिजिसिस्ट लोग रहे हैं उन्होंने इसी तरह के कुछ क्वांटम बिहेवियर्स को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा था कि कैसे इंटेंगलमेंट होता है, कैसे स्टेट्स एक पार्टिकल जिसके दो हिस्से हैं, एक यहाँ है एक बहुत दूर है, वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर आगे आने वाले समय में देखी गई, और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में श्रोडिंगर इक्वेशन एक ब्रिज की तरह से काम करता है, कैसे जोड़ने वाला काम करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप करने वाले हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने वाले हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन इसी वेव फंक्शन के लिए लिखी गई थी। जरा हम इसके बारे में जरा और गहराई से सोचें तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी है मैकेनिक्स में, जो कि आप कहते हो कि एक बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन है, F = ma। मैकेनिक्स की इक्वेशन है F = ma, और या आप कहते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स। दिस इज द इक्वेशन। इसको हम डायनेमिक्स की, मतलब जहां हम मोशन के बारे में बात करते हैं, मोशनल ऑब्जेक्ट की एक बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन मानते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल नहीं, बट इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर सोचो आपके पास जैसे एक रोड है, इस रोड पर कोई कार जा रही है, तो ये कार का मोमेंटम कितना है आपको मालूम है, और कितने एक्सेलरेशन इसका क्या है वो आपको मालूम है, कि यूनिट टाइम में इसकी अपनी वेलोसिटी से कैसे बढ़ रही है घट रही है। तो आप ये बता सकते हो कि अगले 5 घंटे बाद ये सड़क के किस हिस्से पे होगी, है ना। अगर आपने अभी इस कार की मोमेंटम की, इसकी वेलोसिटी पैटर्न की, सबकी एक जानकारी इकट्ठा कर ली, तो आपने जानकारी अभी इकट्ठा की, लेकिन अब उस जानकारी के आधार पर आप अगले 5 घंटे बाद ये कार कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किस वेलोसिटी से पहुँच रही होगी, इसके बारे में कैलकुलेशन कर सकते हो और उसका रिजल्ट दे सकते हो। इट मीन्स दैट कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, बाय नोइंग द प्रेजेंट, आप इस कार के प्रेजेंट को देख रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, और उसका फ्यूचर बता सकते हो। ये है इस तरह की क्वेश्चन की स्ट्रेंथ। तो हम डायनेमिकल सिस्टम का फ्यूचर बता सकते हैं अगर हमने उसके प्रेजेंट इन वेरिएबल स्टेट को काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर लिया। ना केवल फ्यूचर बता सकते बल्कि हम फ्यूचर बदल भी सकते हैं। कैसे? आपको मालूम चल गया कि कार इस रोड पे जा रही, 1 वे रोड है मान लो, वापस से नहीं जा रही है, माइनस नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई पुल है और आपको मालूम है कि कार इसी तरह चलती रहेगी तो पुल पे पहुँचेगी 5 घंटे बाद। आपने पुल के नीचे टाइम बॉम्ब लगा दिया 5 घंटे का। द मोमेंट कार यहाँ पहुँची वो ब्लास्ट कर गई और पूरी तरह से तबाह हो गई। इसका मतलब है कि आप ये जानते थे कि कार 5 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगी, तबाह हो जाएगी। आपको इस कार का और इसके अंदर बैठे हुए लोगों को भविष्य पहले से मालूम था, क्योंकि आपने वो डिसाइड कर दिया है। तो हम इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि बाय नोइंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, हम आने वाले समय में इस डायनेमिकल सिस्टम के, क्लासिकल डायनेमिकल सिस्टम के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हम क्वांटम लेवल पे भी कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें एक रुकावट के रूप में दिखता है एक और सिद्धांत, जिसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि देखो ऐसा है कि क्लासिकल लेवल पे कार है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, ये सब आप है, हम लोग तो इस तरह के डायनेमिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं और प्रिडिक्शन हो सकता है। बट क्वांटम लेवल पे हमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेचर हमें कभी ऐसे इतने सारी जानकारी देगी ही नहीं कि हम माइक्रो लेवल पर भी किसी पार्टिकल की फ्यूचर को बता सकें। यहीं पे अनसर्टेनिटी का रोल आता है। पोजीशन के बारे में जानकारी अच्छी होगी तो मोमेंटम के बारे में जानकारी हमसे छीन ली जाएगी। उल्टा है, मोमेंटम के बारे में जानकारी हमको अच्छी मिलेगी तो उसी समय हमसे पोजीशन के बारे में जानकारी हमसे छीन ली जाएगी। ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो श्रोडिंगर को लगा कि इस सारे वेव बिहेवियर की, इस सारे डायनेमिक्स के लिए कोई इक्वेशन तो होनी चाहिए। लॉजिक बड़ा सिंपल सा था। देखो, हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ी है, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो साउंड वेव होती है उसके साथ खास बात क्या होती है, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट है,
उसको भी डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। तो गणितीय रूप से हर तरह की वेव जो हम अभी तक जानते आए हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो यानी मैकेनिकल वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसको हम किसी न किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन रहती है ऐसे हर वेव के लिए। तो अगर हमने एक नई तरह की वेव खोजी, हमने एक तरह की मैटर वेव खोजी, तो क्या मैटर वेव के लिए ऐसी कोई इक्वेशन नहीं एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जो कि वेव है तो उसका बिहेवियर भी मैथमेटिकली कम से कम वैसा ही होना चाहिए जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव का था, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था। अब हम एक बहुत ही सिंपल सा केस लेते हैं। सिंपल सा केस ऐसा लेते हैं कि सपोज आप देखो कि वेव को रिप्रेजेंट करने वाली फंडामेंटल वेव इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारे पास एक न्यूटन के ज़माने से इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन अगर हम वन डायमेंशन में करें कि हम मान लें एक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी एक फंडामेंटल इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होता है कि d2f अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर d2f बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एक फंडामेंटल तरीका है। अब यहाँ पर हम अगर राइट साइड में लेते हैं, चलो इसको हम माइनस मान लेते हैं, माइनस होता है। तो इस तरह का एक वेव इक्वेशन को लिखने का एक तरीका है। अब सवाल यहाँ पे है कि भाई ये v क्या है? तो आपने जिस वेव के लिए लिखा है ये उसकी वेलोसिटी है। ओके, चलो t क्या है? एक वेरिएबल है, टाइम। x क्या है? डिस्टेंस। तो व्हाट इज f? f इज सम काइंड ऑफ फंक्शन विच इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द वेव, जिस वेव की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो तो बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम क्या कहते हैं? आइदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये दो ही होते हैं। इन दोनों से मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो आप f की जगह पे चाहे E लिख सकते हैं, f की जगह पे चाहे B लिख सकते हैं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी c होती है। तो इक्वेशन कैसे बन जाती है? ये इक्वेशन बन जाती है d2e बाई dx स्क्वायर, जो कि आप x डायरेक्शन में ले रहे हो, v स्क्वायर d2e बाई डेल dt स्क्वायर। ये तो ये हो जाती है हमारी वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हमें व्यवहार मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये एक जर्नल सा एक स्ट्रक्चर है, एक जर्नल सा रूप है किसी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर f हम उस क्वांटिटी को लेंगे जो उस वेव को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। जैसे हमने E और B लिया, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर कोई वेव है, जैसे सिस्मिक वेव होती है, साउंड वेव होती है, जो साउंड वेव चलती है तो माध्यम की जो डेंसिटी होती है वो चेंज होती है, यहाँ की डेंसिटी चेंज होती है। तो डेंसिटी, तो आप यहाँ डेंसिटी फंक्शन ले सकते हैं f की जगह पर। अब इस चीज़ को देख करके श्रोडिंगर आप कह सकते हो कि अगर हम वेव फंक्शन के लिए लिखना चाहते हैं तो फॉर वेव फंक्शन आप क्या लिख सकते हो? द वेव इक्वेशन, फॉर वेव फंक्शन द वेव इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है? इसी को ऐसे लिखोगे d2 साई बाई dx स्क्वायर माइनस 1 बाई वी स्क्वायर d2 साई बाई टी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, देखिए हमने लिखा कि अगर जनरल समान रूप से वेव इक्वेशन को लिखने का तरीका है तो भाई हमारी जो मैटर वेव है उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। ये एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट साइड 0 है तो होमोजीनियस, सेकेंड ऑर्डर है तो इसको कह सकते हैं। इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं उनका जो समान रूप से जो सोल्यूशन होता है वो कैसे लिखा जाता है? वो हमारे पास ऐसे होता है कि द सोल्यूशन ऑफ दिस में रिटन एज, दिस में रिटन एज, कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हैं साई फंक्शन ऑफ x इन t, साई फंक्शन ऑफ x इन t इज सम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल i, आप लिख सकते हो kx माइनस ओमेगा t। ये एक समान सा एक्सरसाइज होती है जो हम किसी वेव की वेव इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो आपने इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन लिख दिया। सपोज हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ k है और ओमेगा है।
हम श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए डिराइव कर रहे हैं? वेव फंक्शन के लिए। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन वेव पार्टिकल डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ एक फंक्शन है। वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है? वेव पार्टिकल डुअलिटी ये कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम पार्टिकल नेचर कहते हैं, जिस एंटिटी को हम पार्टिकल कहते हैं, उसके साथ एक वेव बिहेवियर भी जुड़ा होगा। तो अगर आपने इस लॉजिक को किसी मैथमेटिक्स में डालना है तो आपको वहाँ पर वो दिखना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? बाय प्लैंक रिलेशन, बाय प्लैंक्स रिलेशन, क्या है प्लैंक्स रिलेशन? E इज इक्वल टू एच न्यू, या लिख सकते हो h अपॉन 2 पाई न्यू, या लिख सकते हो h बार या h क्रॉस ओमेगा। यहाँ से ओमेगा बराबर हो सकता है E बाई एच क्रॉस, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही आप लिख सकते हो also by de Broglie रिलेशन। क्या है de Broglie रिलेशन? P इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा, या लिख सकते हो h अपॉन 2 पाई बाई लेमडा, या लिख सकते हो h क्रॉस k। तो यहाँ से k बराबर लिख सकते हो p बाई h क्रॉस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो भाई जरा देखो ये क्या दिखा रहा है? प्लैंक की जो रिलेशन था इसको यूज करके आइंस्टीन ने क्या दिखाया था? इसको आइंस्टीन ये दिखाया था, इससे हम ये दिखाते हैं कि जिसको कि हम वेव कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके पास कैसा गुण होता है? पार्टिकल जैसा गुण होता है ना? यही तो होता है ना। जिस वेव के पास फ्रिक्वेंसी न्यू है उसको हम ई एनर्जी के फोटोन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा प्लैंक का रिलेशन है, इसको यूज करके आइंस्टीन ने ये प्रूफ किया था कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर बिहेविंग लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल बिहेवियर था। de Broglie ने क्या कहा था? de Broglie ने कहा था कि एक पार्टिकल जिसका कि मोमेंटम आपको मालूम है, उसके पास एक वेव का नेचर होता है। तो खुद ही सोचो बच्चों, जहाँ k की बात चल रही है इसका मतलब वो दिखा रहा है कि पार्टिकल के पास वेव जैसा व्यवहार होता है। जहाँ ओमेगा की बात चल रही है वो दिखा रहा है कि वेव के पास पार्टिकल जैसा व्यवहार होता है। और अगर हम इन दोनों ओमेगा को यहाँ रख दें और k को यहाँ रख दें तो हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन ऐसी हो जाएगी जिसका एक हिस्सा दिखा रहा है ओमेगा वाला कि वेव इज अ पार्टिकल, और एक हिस्सा k दिखा रहा है पार्टिकल इज अ वेव। यानी उस समय जो इक्वेशन बनेगी उससे अच्छी कौन सी इक्वेशन हो सकती है जो ये दिखा रही है कि द वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर आर रिलेटेड विथ ईच अदर। जो वेव व्यवहार है वो पार्टिकल जैसा है, जो पार्टिकल व्यवहार है वो वेव में इंटरकन्वर्टिबल है। तो यही हम करेंगे। हेंस इक्वेशन 1 गिव्स psi फंक्शन ऑफ x एंड t इज a कोई कांस्टेंट है, आगे डिटरमाइन करेंगे, इज एक्सपोनेंशियल i p x by h cross minus e t by h cross। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हो कि psi x t is e की पावर a एक्सपोनेंशियल i अपॉन h क्रॉस px माइनस e t। तो ये हमने वेव फंक्शन जो था उसका एक मोर मैथमेटिकली रिच एक्सप्रेशन निकाला है, जिसके अंदर ये जो व्यवहार है, फर्स्ट वाला पोर्शन जहाँ की हमने k की वैल्यू रखी, जो दिखाता है कि de Broglie वाले व्यवहार को, मतलब पार्टिकल इज अ वेव, और जो ये दूसरा वाला हिस्सा है ई वाला, वो दिखा रहा है वेव इज अ पार्टिकल वाले हिस्से को। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर 4 जो है दैट इज वेरी क्लोज टू, वेरी नियर टू द वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें मैथमेटिकली हमने वो दोनों चीज़ मिला दी है। एक हिस्सा वेव इज अ पार्टिकल शो कर रहा है, दूसरा हिस्सा पार्टिकल इज अ वेव शो कर रहा है। ओके अब हम यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, इंटेंशन के साथ करेंगे। मतलब हम ऐसे नहीं रैंडमली कुछ करना शुरू कर रहे हैं, हम इंटेंशन के साथ करेंगे, और हमारी इंटेंशन का पता आपको थोड़ा आगे जाके लगेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। तो जरा देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे। अब आप लिखोगे जैसे डेल साई बाई डेल एक्स। आप क्या कर रहे हो? इस इक्वेशन नंबर 4 को x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो a तो कांस्टेंट वैसे रहेगा, एक्सपोनेंशियल पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये हो जाएगा i h क्रॉस पी एक्स
माइनस ई टी, और अब आप इसको करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ आई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ये तो होता है ना डिफ्रेंशिएट करने का तरीका। तो ये तो कुछ और नहीं है, वेव फंक्शन ही है, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो आई एच क्रॉस पी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो टाइम है तो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपके पास बचेगा आई बाई एच क्रॉस पी साई। तो ये आ गया डी साई बाई डी एक्स। अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा, ये साई तो वैसे रहेगा और आई पी बाई एच क्रॉस एक बार फिर से आ जाएगा। देखो क्या हुआ, जब साई को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो साई वैसे रहा, एक आई पी एच क्रॉस आ गया। फिर जब इसको आप फिर से साई को जब एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर साई वैसे रहेगा, एक और आई पी बाई एच क्रॉस आ जाएगा, और वो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई। देखिए साई स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम इस पर ऑपरेट कर रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को और अच्छे से। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिखा कि डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर जब हम वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई। तो इसको ऐसे समझ लो कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऑपरेटर है, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर एक ऑपरेटर है जो वेव फंक्शन पे अप्लाई होता है। वेव फंक्शन जिसका तस रह जाता है, और ये जो ऑपरेटर है ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर जानकारी बाहर निकाल लेता है। तो ये ऐसा हम इसको ऐसा कह रहे हैं कुछ कि वेव फंक्शन जो था उसके अंदर सारी जानकारी थी। जैसे इसको कैसे कहें, जैसे कि आपके पास दूध है तो दूध के अंदर मक्खन वगैरह सब है, लेकिन दूध से वो मक्खन ऐसे तो निकाल नहीं सकते, उसके लिए आप उसको मथने का काम करते हो, तो मथने का ऑपरेशन कर रहे हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, दूध तो दूध जैसे का तैसा रहा, उसमें से मक्खन बाहर आ गया। मतलब एक बहुत ही नॉट वेरी स्ट्रांग लॉजिक बट यू कैन जस्ट रिलेट दिस थिंग। तो वेव फंक्शन के अंदर कुछ जानकारी थी, मोमेंटम वगैरह की जानकारी थी, यानी पी की जानकारी थी। आपने ये ऑपरेटर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इस पर अप्लाई किया और आपको ये क्वांटिटी मिल गई, तो वेव फंक्शन जिसका तस रहा। इसीलिए हम यहाँ पर इसको एज अ ऑपरेटर की तरह देखते हैं। दिस होल ऑपरेशन इज अ ऑपरेटर जो अप्लाई हो रहा है वेव फंक्शन पर, हमें कुछ जानकारी निकाल के दे रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो एक चीज़ और कर सकते हैं, अभी हमने इसको साई के साथ डिफ्रेंशिएट किया था, अगर टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर दे तो ऑल्सो डी साई बाई डी टी। अगर डी साई बाई डी टी करोगे तो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। और अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाई डी टी, तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हो गया। तो यहाँ से बचेगा ये पूरा तो हो गया साई, यहाँ से आ जाएगा आई एच क्रॉस, ये तो जीरो होगा, यहाँ बचेगा माइनस ई, तो जाएगा माइनस आई ई बाई एच क्रॉस। वेव फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर इसको तिरछा मल्टीप्लाई करें तो एच क्रॉस माइनस आई डी साई बाई डी टी इज ई साई। अब देखो ये ऐसा लग रहा है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, आई से मल्टीप्लाई करें, आई से डिवाइड करें तो आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज ई साई। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ये एक ऑपरेटर है जो वेव फंक्शन पे अप्लाई होता है, तो हमें एनर्जी की जानकारी बाहर मिल जाती है, वेव फंक्शन जिसका तस बना रहता है। तो बच्चों इस तरह से हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर हम अप्लाई करके इस चीज़ को ऐसे इस तरह निकाल सकते हैं ना, वेव फंक्शन को हम वैसे वैसा रखते हैं, इस ऑपरेटर से हमने एनर्जी निकाल ली। जब हमने डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर किया था तो हमने मोमेंटम का स्क्वायर निकाला था। ओके, तो इक्वेशन नंबर हम इसके कह दें 5 और इसको हम कह दें इक्वेशन नंबर 6। अब हमें एक चीज़ और मालूम है कि अगर कोई टोटल एनर्जी है पार्टिकल की तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो ना। अगर हम ऐसे लिख दें एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड किया, तो इसको लिखा जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ आप लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई 2m और इसे लिख सकते हो v, और ये हो गया e। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें ई साई
बराबर पी स्क्वायर साई बाई 2m प्लस वी साई, साई से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरा देखो पी स्क्वायर साई की वैल्यू क्या यहाँ से निकल सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखें तो पी स्क्वायर साई की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ साई। तो इसका मतलब है जहाँ आपने पी स्क्वायर साई लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? वहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, और यहाँ पर ई साई की जगह पे लिख सकते हो आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, ऐसे लिख सकते हो। अब एक चीज़ और कर सकते हो, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू साई, साई बाहर निकाल दिए तो इसको स्क्वायर लिख रहे हैं आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑफ साई इज, इस पूरी चीज को हमें एच लिख देते हैं तो इसे लिख देंगे एच साई, वेयर एच इज हैमिल्टोनियन। कंजर्वेटिव सिस्टम में ये टोटल एनर्जी के बराबर होता है और हैमिल्टोनियन किसके बराबर? एच स्क्वायर बाई 2m डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर वी साई एक्स, इस तरह से। और ये जो हो गई है ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और कैसे? श्रोडिंगर टाइम, देखो टाइम का है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जिसमें कि हमने एक पैरामीटर h को यूज कर लिया है और जो हमारा पैरामीटर h है इसे हम कहते हैं हैमिल्टोनियन, जो कि कंजर्वेटिव सिस्टम में टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ हमने कुछ शुरुआती डिस्कशन भी किए हैं आपके साथ में, फिर हमने कुछ एक बेसिक आइडिया डेवलप करना शुरू किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में वेव फंक्शन का एक बेसिक आइडिया डेवलप किया, और फिर हमने यहाँ पर आपको श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को डिराइव करके दिखा दिया है। ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन दो देख लो जो जस्ट एक स्टेप पहले आई, इसमें कि h की वैल्यू लिखी हुई है, ये एक हमारी एक तरह से मास्टर इक्वेशन है, क्योंकि अभी जो हमने यहाँ लिखा है इसमें जो साई है इट इज़ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम बोथ, इसमें s x और t दोनों का रोल है। यहाँ पर भी ये जो वेव फंक्शन है ये x और t यानी स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है। हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में आगे अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ से अगर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मैथमेटिक्स का एक मेथड होता है उसका यूज करें तो हम एक समय ऐसा पाएंगे कि हम टाइम वाली चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं, टाइम वाली चीज़ को यहाँ से गायब कर देंगे। गायब करने का मतलब यहाँ से कट आउट कर देंगे। फिर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं होगा, वेव फंक्शन होगा, लेकिन वो वेव फंक्शन जो केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना कि टाइम पे डिपेंड करता है। तो वो जो वेव फंक्शन आता है आपका, वो जो वेव फंक्शन मतलब उस वेव फंक्शन के बाद जो इक्वेशन आती है उसे कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो दो तरह की इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, एक तो मैंने डिराइव करके दिखा दी है आपको श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, और दूसरी जो है वो हम आगे दिखा सकते हैं आपको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट डिस्कशन। चलिए तब तक फिर हम लोग फिर आने वाली क्लासेस मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो सिलेबस है इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस है इसको हम दो पार्ट में शुरू करें। जैसे एक हिस्सा है जहाँ कि हम इनको करेंगे, इसके बाद फिर हम इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।
हम कर पाएंगे वैसा करके आपको वो देते रहेंगे, सो दैट कि आपके दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती रहें। तो देखते हैं, जितना कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम हाफ या मोर देन 50% सिलेबस जो है वो 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाए। सो आज हमारे पास अभी तो कुछ दिन है नवंबर में, कुछ 15 दिसंबर के भी हो जाएंगे। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिवली एक तरह से शायद हम लोग कर ले जाएं इसको। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।